क्या है, क्या है, देखिए हम आपको इतिहास के भाग 1 में, इतिहास के भाग 1 में पाठ 1 हम स्टार्ट किए। देखिए इतिहास में पाठ 1 स्टार्ट किए हैं। पहला पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और भाग 1 में हम राष्ट्रवाद के बारे में बताए थे कि अपने देश के प्रति लगाव और प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसमें हम आपको मेटरनिख के बारे में बताए थे। 1815 से लेकर 1848 तक क्या है, मेटरनिख युग था। मेटरनिख जब तक शासन किया तब तक उसके युग को मेटरनिख युग कहा था। उसमें बहुत सारा बात बताए थे। उसके बाद आज की क्लास में हम आपको 1830 की क्रांति के विषय में, आज की क्लास में हम आपको 1830 की क्रांति के विषय में बात करेंगे। यह है क्या, देखिए इस प्रकार से, देखिए क्या है 1830 की क्रांति। सबसे पहले तो ये जानिए क्रांति होती क्या है। क्रांति क्या चीज़ होता है? क्या क्रांति में मारपीट होता है, युद्धों होता है, खूनों खराबा होता है? तब बउआ क्रांति के मतलब होता है मांगे पूरी करवाना। क्रांति ज़्यादातर जनता करती है। क्रांति के कौन करती है? जनता करती है। किसके खिलाफ? तो राजा के खिलाफ करती है। किसके खिलाफ करती है? राजा के खिलाफ करती है। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति के मतलब कि अपनी मांगे पूरी करवाना। मान लीजिए कि जनता राजा से नाखुश है, उसका कोई बात जनता के लिए कोई विशेष बात करता नहीं है, जनता को कोई राजा से फ़ायदा नहीं होता है, या राजा क्या करता है, जनता को क्या करता है कि जनता को एक अलग ही में क्या कहता है भाव से देखता है, जनता को कोई सुख सुविधा है उसको कष्ट देता है, दुख देता है। तो इस स्थिति में जनता क्या करती है? राजा के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आवाज़ जनता के द्वारा उठाया गया आवाज़ ही क्या कहलाती है? क्रांति कहलाती है। तो 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस जो था ना, फ्रांस की राजधानी, एक ऑब्जेक्टिव है, फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। पेरिस है, अभी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। तो 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में। 1830 की क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में। इसीलिए इसे फ्रांस की क्रांति भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति। इसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। इतिहास में 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना ऑब्जेक्टिव हो गया। 1830 की क्रांति को का दूसरा नाम जुलाई की क्रांति, 1830 की क्रांति का दूसरा नाम और क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। अब देखिए क्रांति कहा जाता है। अब देखिए कोई भी क्रांति होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? कारण होता है। तो इस क्रांति कुछ ना कुछ, देखिए क्रांति के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? रीजन होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उसके पीछे क्या रीजन था सो हम आपको बता रहे हैं। इस क्रांति के पीछे रीजन क्या था तो हम बताए, आपको पहले ही बता दिए कि कोई भी क्रांति होता है जनता करता है कब? जब राजा से नाखुश रहता है। तो उस समय फ्रांस का राजा जो था चार्ल्स दशम, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? चार्ल्स दशम। वो क्या था? वो निरंकुश शासक था, यानी कि जनता के बारे में कुछ भी सोचता नहीं था। जनता मरे या जिए उसको, चार्ल्स दशम को उससे मतलब नहीं था। वो जनता के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, जनता के लिए कुछ काम करता ही नहीं था, इसीलिए जनता उससे नाखुश होता था। तो चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी तथा निरंकुश शासन व्यवस्था, चार्ल्स दशम की शासन व्यवस्था कैसी थी? प्रतिक्रियावादी तथा निरंकुशी शासन व्यवस्था थी। चार्ल्स दशम की शासन व्यवस्था कैसी थी? निरंकुश। उसके बाद क्या था कि चार्ल्स दशम और क्या करता था? देखिए क्या था कि वो जनता पर विशेष ध्यान देता नहीं था चार्ल्स दशम। तो जनता सब हर जगह बैठ करके अपना एक माने विचार रखता था, और जनता में देखा, चार्ल्स दशम देखा कि जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, राष्ट्रवाद उग रही है। और वो जानता था यदि जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनप जाएगी, जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी,
तो फिर हमें यहाँ पे शासन करना असंभव है, तो फिर हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने क्या किया, फ्रांस में हो रहे राष्ट्रवादी भावना को दबाने का प्रयास करने लगा। यहाँ तक तो जनता क्या है, बर्दाश्त कर लिया। शासन अच्छा से नहीं करता था, जनता पर विशेष ध्यान नहीं देता था, जनता बर्दाश्त करता था। उसके बाद उसके क्या है, राष्ट्रवादी भावना जो जनता में फ्रांस में थी उसको दबाने का प्रयास किया, वो भी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया, ये चार्ल्स दशम क्या कर दिया, 1830 ईस्वी में एक अपने जैसा जिस प्रकार का वो था उसी प्रकार का माने निरंकुशी शासन व्यवस्था करने वाला अपने ही जैसा एक पोलिगनेक इसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। अब पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया था। पोलिगनेक के बारे में सभी जनता वाकिफ था, जानता था कि ये कोई काम करने वाला है नहीं, इसका शासन व्यवस्था बहुत ही घटिया है, अच्छा से शासन चलाएगा नहीं। वहाँ के जनता क्या हो गया, वहाँ के जनता इससे नाखुश हो गया, चार्ल्स दशम से नाखुश हो गया, यानी उससे रूठ गया। अच्छा माने नहीं मानने लगा, बुरा भला कहने लगा चार्ल्स दशम के बारे में। अब ये चीज़ सब देखा चार्ल्स दशम देखा कि हमारे प्रति जनता का जो है मनोभाव गिर रहा है, हमसे नफरत करने लगा है, तो वो 4 अध्यादेश लगा दिया। चार्ल्स दशम क्या कर दिया, चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश लगा दिया। 4 अध्यादेश था क्या, 4 अध्यादेश था क्या, तो ये 4 अध्यादेश यानी देखा कि असंतोष उत्पन्न हो गया। चार्ल्स दशम जब पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया फ्रांस का, तो वहाँ का जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया कि ये तो कुछ काम का है ही नहीं, पोलिगनेक कैसे बना दिया इसको। तो जनता चार्ल्स दशम से अवरुद्ध हो गया, माने असंतोष उत्पन्न करने लगा। उस असंतोष को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने क्या किया, 1830 में प्रधानमंत्री 4 अध्यादेश लगा दिया, माने 4 गो नियम कानून लगा दिया। वहाँ पे 4 गो नियम कानून लगा दिया। तो पहले तो जनता बर्दाश्त भी कर लेती थी, उतना राष्ट्रवाद को दबाया, उसका शासन व्यवस्था निरंकुश था, वो सब बर्दाश्त भी कर ले। लेकिन ये 4 जो नियम लगा दिया ना, यही जनता के लिए बहुत ही बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, चार्ल्स दशम के लिए। और इस समय एक बार क्रांति का क्या हो गया, विस्फोट हो गया। 4 अध्यादेश था क्या, प्रतिनिधि सभा को भंग करना। ऐसा कौन सा नियम कानून लगा दिया चार्ल्स दशम कि जनता माने उस समय से बर्दाश्त कर रही थी, ये यहाँ पे विस्फोट हो गई। तो वो क्या था, प्रतिनिधि सभा को भंग करना, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मत का सीमित रूप से प्रयोग, सबों की कार्यावधि। देखिए, प्रतिनिधि सभा को भंग करना, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मत का सीमित रूप से प्रयोग, सबों की कार्यावधि। ये है क्या, सो देखिए, प्रतिनिधि सभा यानी कि नियम लगा दिया कि कोई भी वहाँ का जनता, कोई भी जनता क्या करेगा, एक जगह पे बैठ करके सभा नहीं कर सकता है प्रतिनिधि के रूप में, माने बैठ करके कोई सभा नहीं कर सकता। वो जानता था, चार्ल्स दशम जानता था, यदि ये सभा किया, मीटिंग कर लिया और राष्ट्रवाद की भावना जग गया इसके अंदर, तो फिर हमको यहाँ पे शासन करना नामुमकिन है। तो ये सब नियम लगाने लगा। उसके बाद क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। प्रेस स्वतंत्र था, कुछ भी लिख सकता था, राजा के बारे में, चार्ल्स दशम के बारे में हो या जनता का, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता था। तो प्रेस में बहुत ताकत होती है बाबू, बहुत ज़्यादा। प्रेस अगर मान लीजिए सुबह में अगर प्रेस माने अखबार में जो पढ़ लिए ना आप, वो सही है या गलत है वो इससे मतलब आपको नहीं है, बस अखबार में निकल गया वो सही हो गया, अखबार में जो चीज़ निकला वो सही हो गया, बस इतना होता है प्रेस में ताकत। तो ये चार्ल्स दशम जानता था कि अखबार में जो भी चीज़ निकलेगा जनता उसको सही मानेगा। तो प्रेस का जो मालिक होता था, प्रेस में हमेशा भड़कीला बात सब लिखता था, हमेशा माने राष्ट्रवाद की भावना का उदय करा, राष्ट्रवाद की भावना वाली बातें लिखती थी। तो इसीलिए चार्ल्स दशम क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो हम चाहेंगे ना वही तुम लिखना। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो हम चाहेंगे वही लिखना। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका मत का सीमित रूप से अधिकार, मत वोट जो है हम जिसको चाहेंगे वही वोट देगा, दूसरा कोई वोट नहीं दे सकता। मत मतलब क्या होता है, वोट देना, यानी कोई प्रतिनिधि चुनना।
तो वो क्या कह दिया कि जिसको हम चाहेंगे, मान लीजिए कि राजा चाह रहा है कि हम वोट दें, तो हम ही वोट देंगे, दूसरा कोई वोट नहीं दे सकता। तो राजा के हिसाब से वोटर चुनाता था, ये कर दिया। उसके बाद सबों की कार्य अवधि, अब जिसको जितना देर तक मन होता था राजा को उतना खटाता था, किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा। अब इससे जनता, ये सभी नियम देख करके जनता भड़क गया, पूरी तरह से विद्रोह करने लगा, और क्या हो गया, उसी समय क्रांति उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से 1830 की क्रांति के कारण थे। अब देखिए इसका आपको, अब उसका परिणाम, भाई कोई भी क्रांति हुआ तो परिणाम तो निकलेगा ना कुछ तो फल मिलेगा। तो क्रांति का, इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि पहले फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। चार्ल्स दशम बुर्बो वंश के सम्राट थे। चार्ल्स दशम किस वंश के सम्राट थे? बुर्बो वंश के। चार्ल्स दशम, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ल्स दशम, आप ध्यान रखिएगा। चार्ल्स दशम थे बुर्बो वंश के सम्राट। तो फ्रांस में इस क्रांति के बाद बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई, और उसके जगह पर आर्लियंस वंश की स्थापना हो गई। किस वंश की स्थापना हो गई? आर्लियंस वंश की स्थापना हो गई। और आर्लियंस वंश का सम्राट कौन था? लुई फिलिप। आर्लियंस वंश का सम्राट कौन था? लुई फिलिप था। ये था पहला कारण। माने इसका ये क्रांति हुआ तो इतना फायदा हुआ ना कि चलो चार्ल्स दशम हट गया, राजा के विरोध में क्रांति किया तो चार्ल्स दशम हट गया। उसके बाद कौन सा वंश आ गया? आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश के सम्राट कौन थे उस समय? लुई फिलिप। और बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे? तो ये थे चार्ल्स दशम। लोकतंत्र की स्थापना हो गई। उसका निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। उसका क्या था? सामंतों, पादरियों, कुलीनों की विशेष अधिकार समाप्त हो गया। सामंत, पादरी, कुलीन, इस सब को एक अलग से फैसिलिटी दिया जाता था, अलग से, माने वीआईपी टाइप के फैसिलिटी दिया जाता था। वो वीआईपी वाला फैसिलिटी ख़त्म कर दिया गया, वो फैसिलिटी हटा दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब परिणाम हुए थे 1830 की क्रांति में। अब देखिए इसमें एक बात है, ये जो क्रांति हुई ना, इसका प्रभाव यूरोप में, हालांकि यूरोप के तो बहुत सारे देश पे पड़ा था। यूरोप के, भाई यूरोप एक महादेश है, बहुत सारे देश मिल करके एक महादेश बनते हैं। जिस प्रकार से हम एशिया महादेश में रहते हैं, तो बहुत सारे देश एशिया महादेश में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब है ना। तो उसी प्रकार से यूरोप एक महादेश है, उसके अंदर ये फ्रांस देश आता है। तो यूरोप के बहुत सारे देश पर प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, जिसमें मुख्य है पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ये सब मुख्य है। इस सब पर तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव पड़ा, ये देश सब भी चाहने लगा कि भाई देखो कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना हुई, तो फिर वहाँ पे गद्दी बदलाया, वहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छा चलने लगा। अगर यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करते तो यहाँ भी सही रहेगा। तो हर देश में प्रभाव पड़ा था 1830 की क्रांति में। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो इसमें आप ढूंढ ही लीजिएगा। 1830 जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में। फ्रांस क्रांति कब हुई थी? पहली क्रांति तो 1830 में। फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है तो जुलाई की क्रांति। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब कहेगा, एक प्रश्न कहेगा 1830 की क्रांति के कारण और परिणाम बताए। तो भाई कारण लिख के आप पॉइंट बना के लिख दीजिए, या अपना मन से लिख दीजिए। पॉइंट देखिए, हम पॉइंट बना करके लिखे हैं, तो इससे ऐसे लिखिए तो ये भी आपके लिए बेहतर है, ये भी अच्छा है। अगर ये क्या कहता है, अगर पूरा मिला के लिखे, जैसे मान लीजिए कारण, तो ऐसे लिखिए 1830 के क्रांति लिख के डैश दीजिएगा। यह 1830 की क्रांति के बारे में अगर लिखना होगा तो 1830 की क्रांति लिख के डैश दीजिएगा। यह क्रांति फ्रांस में हुई थी, इसीलिए इसे फ्रांस की क्रांति भी कहा जाता है। इसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इतना लिख दिए। फिर से यहाँ पे टॉपिक बना के लिख देंगे क्रांति के कारण, लिख के डैश देंगे, उसी में लिख देंगे चार्ल्स दशम निरंकुशवादी तथा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था लागू किया हुआ था, जिसके कारण जनता में क्या था कि जनता उससे नाखुश था, उसे पसंद नहीं करता था। जनता में एकता की भावना माने स्टार्ट हो रही थी, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। उसी राष्ट्रवाद की भावना को चार्ल्स दशम दबाने का प्रयास किया।
अभी तक जनता तो क्या थी, शांत थी। लेकिन जब चार्ल्स दशम ने 1830 में पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया तो जनता बहुत ही क्या हुआ, नाखुश हो गई चार्ल्स दशम से। इस नाखुश को देख करके चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश लागू कर दिया, जो अध्यादेश इस प्रकार है, लिख देंगे। और इस प्रकार से वहाँ की 1830 की क्रांति उत्पन्न हुई। इसके प्रभाव इस प्रकार है, डैश देके ये बात लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप इतिहास को कहानी बना के पढ़िए तो मज़ा आएगा बहुत। इतिहास इतना मज़ेदार विषय कोई नहीं भाई, बहुत मज़ेदार विषय। इतिहास इतना मज़ेदार विषय कोई है ही नहीं। आप अगर कहानी बना के पढ़ते हैं तो, अगर कहानी बना के नहीं पढ़ते हैं तो भाई इतिहास इतना भारी कोई चीज़ है ही नहीं। ये कब हुआ, वो कब हुआ, इतना इस बहुत सारा चीज़ रहता है इसमें। लेकिन अगर कहानी बना के पढ़ते तो मज़ा आएगा। तो आपको इतिहास हम इसी प्रकार से, जितना आपकी किताब में चैप्टर है सभी चैप्टर को इसी प्रकार से कहानी बना के पढ़ाएंगे, मज़ा आने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं 1830 की क्रांति हो गया, इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या है 1830 की क्रांति, सॉरी 30 की क्रांति देख लिए, 1830 की क्रांति देख लिए। अब देखते हैं 1848 की क्रांति, ये क्या था। तो 1830 की क्रांति के जस्ट बाद 18 साल बाद 1848 की क्रांति हो गई। ये क्यों हुआ, तो हम पहले ही बता दिए, क्रांति का मतलब जनता नाखुश, क्रांति होगा ही 100%। जब कभी भी जनता नाखुश होगा राजा से तो क्रांति होना है। तो यहाँ भी जनता नाखुश हुआ होगा, यानी जनता से कुछ दिक्कत हुआ होगा जनता को, इसलिए क्रांति हुआ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, लुई फिलिप 1830 की क्रांति हुआ तो बुर्बो वंश का क्या हो गया, समाप्ति हो गया, और आर्लेंस वंश का स्थापना हो गया, और राजा कौन बन गया, लुई फिलिप। अब लुई फिलिप जो राजा बना, तो भाई कभी भी राजनीति वाली बात अगर करते हैं तो राजनीति में विरोधी एक दूसरे के होता ही है, 100% होता है। अभी मोदी जी है, उसके विरोधी में है कि नहीं, तो कोई भी नेता बनेगा तो उसका विरोधी होगा ही। तो लुई फिलिप जब राजा बना फ्रांस का, तो अपनी विरोधी सबको खुश करने के लिए क्या किया, वो एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो बनाया किसको प्रधानमंत्री, गीजो को। 1840 में, याद रखिएगा 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, ताकि वो सोचा, लुई फिलिप सोचा कि हमारे विरोधी से सोचा कि अपने प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठा है, दूसरा को बनाया है। ये सोच करके क्या किया, गीजो को 1840 में क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब गीजो ऐसा बकलील था, वो क्या था कि प्रधानमंत्री बना, अब वो प्रधानमंत्री के लायक था नहीं, मानी वहाँ के राजा बनने के लायक था नहीं, प्रधानमंत्री लायक था नहीं। वो किसी भी सामाजिक और आर्थिक सुधार में परिवर्तन करना ही नहीं चाहता था। कोई भी देश है क्या कहता है, प्रोग्रेस, उन्नति कब करेगा, जब उसमें कुछ सुधार करते रहिएगा, तब उसके बाद आप क्या कहता है, उन्नति करेगा। अगर सुधार नहीं कीजिएगा ना समय समय पर, तो उन्नति करेगा ही नहीं। तो गीजो जो था ना, वो अपने देश में किसी प्रकार का सुधार करता ही नहीं था। आर्थिक क्या था, ना आर्थिक सुधार करता था, न सामाजिक सुधार करता था। माने समाज में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो छोड़ देता था, कोई क्या कहता, सामाजिक कोई नीति हो उसको रहने देता था, सुधार कुछ भी नहीं करता था। न आर्थिक सुधार किया, आर्थिक सुधार भी वो नहीं किया। आर्थिक सुधार अगर करता तब तो वहाँ की क्या होता कि रुपया पैसा उसको होता तो देश को अच्छे से चला पाता, लेकिन आर्थिक सुधार किया नहीं। तब भाई जब आर्थिक सुधार नहीं करेगा तो देश में क्या होगा, रुपया पैसा की कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, भूखमरी, जनता भूखे मरेगा। और जब जनता भूखे मरेगा तो जनता शांत बैठेगी। जनता जब भूखे, अब मान लीजिए अगर भारत में मान लीजिए बेरोजगारी, भूखमरी और फैल जाएगा तो मोदी को छोड़ेगा, संभव नहीं है, नहीं छोड़ सकता है। उस पर इतना आवाज़ उठाएगा, इतना कि उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा कैसे भी। तो इस प्रकार से ये तो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है, उस समय राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी यहाँ पे। तो सामाजिक आर्थिक सुधार के विरुद्ध था, वो किसी भी प्रकार के सामाजिक आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था, कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया। बेरोजगारी, भूखमरी उत्पन्न हो गई, गीजो को आलोचना होली, हर जगह गीजो की आलोचना होने लगी। जनता सब कहने लगा कि नहीं, गीजो अच्छा नहीं है, अच्छा से नहीं चलाता है देश को, उसको हटना चाहिए। इस प्रकार से लोग क्या करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के मतलब रोड पर उतर करके हल्ला करने लगे कि ये जो था गीजो यहाँ से हटा जाए।
तो प्रदर्शन करने लगे। यह देख करके लुई फिलिप देखा कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, माने जो हम चुने हुए हैं प्रधानमंत्री, वो तो काम किया नहीं, जिसके कारण जनता में विस्फोट हो गया, जनता क्रांति कर दिया। तो लुई फिलिप को कहाँ भाग जाना पड़ा? इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। इंग्लैंड भाग गया। लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार से 1830 की क्रांति हुई थी। इस प्रकार से 1830 की क्रांति हुई थी। तो ये था। देखिए इसमें बहुत सारा प्रश्न है। लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को। गीजो को किसने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था? तो लुई फिलिप। गीजो कब फ्रांस का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1840 में। आपको इस प्रकार से भी कहेगा 1830 की क्रांति की विवेचना करे, 1830 की क्रांति की विवेचना करें। तो आप कैसे लिख दीजिए? इसी आप पॉइंट बना के इस प्रकार से लिख दीजिए, या पूरा लाइन में लिख दीजिए। लुई फिलिप, जब लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वह सामाजिक सुधारों के खिलाफ था, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के विरुद्ध था। कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं करना चाहता था, जिससे बेरोजगारी और भूखमरी उत्पन्न हो गई। इस प्रक्रिया से लोग गीजों की आलोचना करने लगा, लोग प्रदर्शन करने लगे। यह देखकर लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कहानी की तरह याद रखिए। कुछ भी ज़्यादा है नहीं इतिहास, कहानी की तरह अगर याद रखते हैं तो। आगे पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। अब देखिए इटली, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एकीकरण का मतलब होता क्या है। एकीकरण के मतलब एक करना। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक करना। माने बहुत सारे अलग अलग देश हो या अलग अलग राज्य हो, उसको मिलाना ही एकीकरण कहलाता है। तो उस समय एकीकरण से पहले, एकीकरण बात समझिए क्या है। इटली का एकीकरण हम बता रहे हैं। एकीकरण से पहले इटली जो था ना, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण उस पर कोई भी अधिकार कर लेता था, और दिक्कत होती थी। तो इसका एकीकरण स्टार्ट हुआ। तो एकीकरण क्या अपने मन हो जाएगा? कोई एक आदमी एकीकरण कर सकता है? संभव ही नहीं बाबू। किसी देश को जोड़ने के लिए ना बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था या योगदान दिया था मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, ये सब इटली के एकीकरण में अपना विशेष योगदान दिया था। तो इस प्रकार से इटली का एकीकरण स्टार्ट हुआ था। तो हम हर व्यक्ति का योगदान बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले मेजनी का योगदान, उसका काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण की व्याख्या करें। इसमें सारा प्रश्न आपको आ जाएगा। तो मेजनी के बारे में जानते हैं। मेजनी क्या किया था इटली के एकीकरण में? तो मेजनी ने सबसे पहले तो मेजनी का पूरा नाम था जोसेफ मेजनी, जन्म हुआ था 1805 में। मेजनी जो था ना, साहित्यकार था और वो गणतांत्रिक विचार का समर्थक था। मेजनी क्या था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और वो एक योग्य सेनापति भी था। मेजनी क्या था? योग्य सेनापति भी था। अब मेजनी वहाँ इटली के एकीकरण में करने के लिए तो इटली के एकीकरण, मेजनी जो था उसका पूरा नाम जोसेफ मेजनी, जन्म 1805। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी दो संस्था का निर्माण किया। एक यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया और एक यंग यूरोप नामक संस्था का निर्माण किया। इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने दो संस्था का स्थापना किया, एक यंग इटली नामक संस्था, एक यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। तो यंग इटली की स्थापना कब किया? 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। तो दो संस्था का स्थापना किया था। इटली के एकीकरण में मेजनी ने एक यंग इटली का स्थापना कब किया था? 1831 में। और यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? 1834 में। ये इटली के एकीकरण करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रह सकता है। यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831। यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? 1834। कब हुआ? किसने किया? तो मेजनी किया। ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हैं, इतना तो बेवकूफ़ है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेजनी बहुत प्रयास किया इटली के एकीकरण करने के लिए, लेकिन वह नहीं कर पाया पूरी तरह से। अकेले से हो ही नहीं सकता है ना किसी के देश का एकीकरण।
वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसको नहीं करने का नहीं हुआ उससे, क्योंकि क्या था, इटली पर जो था, इटली पर सार्डिनिया जो पिडमाउंट का शासक, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट, उसका भी नज़र इटली पर था। और पोप का पादरी का भी नज़र इटली पर था, दोनों का नज़र था इटली पर। इसीलिए कोशिश करने के बावजूद भी मेजनी इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। उसके बाद लेकिन भाई कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ काम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें होता है ना, प्रोग्रेस कुछ ना कुछ तो होता ही। तो इटली जब एकीकरण शुरू किया तो मेजनी जब एकीकरण शुरू किया तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ एकता की भावना, कुछ राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। लोग कहने लगे कि मेजनी जो है सही कर रहा है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कुछ फैल गई, माने इटली के एकीकरण में कुछ आगे हद तक बात बढ़ी। उसके बाद आ गए कौन, उसके बाद आ गए काउंट काबूर। उसके बाद कौन आ गए, काउंट काबूर। तो काउंट काबूर उसमें कुछ योगदान में अपना योगदान दिए इटली के एकीकरण करने के लिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको काउंट काबूर के विषय में, आपको हम कल के क्लास में बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आप भली भांति लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लंबा से मत पढ़िए, लंबा से पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत है। लंबा मान लीजिए कि इटली के एकीकरण एकदम लंबा चौड़ा रहेगा तो उतना कौन जाएगा याद करने। मेजनी का क्या योगदान था उसमें लंबा चौड़ा, काउंट काबूर का लंबा चौड़ा, अगर इटली के एकीकरण कहेगा उसका सभी का योगदान लिखने के लिए तो उसमें तो पगलाइए जाएगा उतने याद करते करते। आप कहानी की तरह याद रखिएगा, हमेशा हर चीज़ को एकदम पॉइंट से निकाल के पढ़िएगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता रहेगा और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप करते रहिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको भाग 2 हो गया। भाग 1 देखने के लिए आप या तो चैनल पर विजिट कर जाइए या नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उससे चले जाइएगा। आपको इस चैनल पे जो आपका चैनल, ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको 10th में जितना सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा और अच्छे से एक एक बात आपको, और हर चैप्टर का मिलेगा, एक एक बात हम आपको निचोड़ निकाल के हम आपको बताएंगे। दिक्कत होगा ही नहीं, कहे ना, ऑब्जेक्टिव हो लिखना या सब्जेक्टिव हो, आपको कभी भी दिक्कत उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इस प्रक्रिया से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसलिए एकीकरण के बारे में समझ गया। इसके बाद हम आपको मेजनी के बारे में बता दिए, काउंट काबूर के बारे में हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, भाग 2 भाग 3 में बताएंगे काउंट काबूर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।